नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज जो है व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम जो है स्वर के बारे में और चर्चा किए थे और उससे संबंधित जो है जो विगत वर्षों में जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते थे उस पे चर्चा किए थे। आज हम जो है व्यंजन पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है व्यंजन। देखिए, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो मूल व्यंजन की अगर बात करें तो जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो जो होते हैं 33 होते हैं, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अब व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि व्यंजन वह होता है कि जिसके उच्चारण में, जिसको बोलने के लिए जो है स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्यंजन ऐसे होते हैं कि बिना स्वर के उसको बोला नहीं जा सकता है, तो वही होता है व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे परतंत्र भी कहते हैं, यानी व्यंजन का एक दूसरा नाम क्या है? परतंत्र भी है, ठीक है। व्यंजन का एक दूसरा नाम परतंत्र भी है। और इसकी परिभाषा की बात करें तो यह भी जो है परिभाषा हो सकती है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए, हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 33, ठीक है। जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, आगे है इसमें शुद्ध व्यंजन वर्णों। शुद्ध व्यंजन वर्णों को हलंत के साथ लिखा जाता है, ठीक है। किसके साथ लिखा जाता है? तो हलंत के साथ लिखा जाता है। और हलंत आप जानते हैं, कोई भी वर्ड होता है, हम व्यंजन लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यह जो है क है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए ख, ग, घ, ग, ठीक है। च, छ, ज, झ, य, ठीक है। ऐसे और भी बहुत से व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को जब शुद्ध रूप में लिखना होगा, ठीक है, जब ये शुद्ध व्यंजन लिखे जाएंगे तो उनके नीचे जो है, यानी वे व्यंजन जो है हलंत के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। जब सभी व्यंजन वर्णों के साथ हलंत लगा होगा तो ये व्यंजन एकदम पूरे पूरे शुद्ध होंगे, ठीक है। शुद्ध व्यंजन की यही पहचान है, जिसके साथ हलंत लगा होता है, ठीक है। अब ये जो है शुद्ध व्यंजन हो गए। और जिसके साथ हलंत नहीं लगा रहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यह क हो गया, यह ख हो गया, यह ग हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो होते हैं, ये जो है पूरे शुद्ध व्यंजन नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जिसमें हलंत लगा होगा वह शुद्ध व्यंजन होगा, जिसमें हलंत नहीं लगा होगा वो क्या होगा? यह शुद्ध व्यंजन नहीं होंगे, ठीक है। तो यह होंगे व्यंजन कैसे? इसमें देखिए, जिसमें व्यंजन जिस न वर्णों के साथ हलंत नहीं लगा होता है उसमें कोई न कोई स्वर लगा होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो क दिख रहा है, इस क में जो है क्या लगा हुआ है? यहाँ पे जो क है, इस क में जो है अ मिला हुआ है, ठीक है। इस क में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो जब इस क से अ को निकालेंगे तो क पे हलंत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यह जो है शुद्ध व्यंजन हो गया। अब शुद्ध व्यंजन के साथ जब स्वर को लगा दिया जाता है तो अब इसको बोल लिया जा सकता है, ठीक है।
एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिन अगर व्यंजन अगर शुद्ध है तो उसको, जैसे शुद्ध व्यंजन आप हलंत लगा के लिखते हैं, और जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लग जाता है उसका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। उसको आज तक इस पूरे पृथ्वी पे जो भी प्राणी हैं वो जो है इसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। जब भी करेंगे इसका उच्चारण तो इसमें स्वर का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। बिना स्वर के प्रयोग के बिना व्यंजन को बोलना संभव नहीं है, यह असंभव है, ठीक है। जब भी बोले जाएंगे तो कैसे बोले जाएंगे, इसके साथ स्वर को लगाएंगे, ठीक है। कोई भी स्वर लग सकता है, ठीक है। अब जैसे यह ख है, ख में भी जो है किसी न किसी स्वर को जब लगाएंगे तभी इसको बोल पाएंगे, ठीक है। इसमें अ स्वर को लगा दिए, अब इसको हम पढ़ सकते हैं क्या, ख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग लिखा हुआ है, अब इस ग के पास जब हलंत लग जाएगा तो इसको हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैसे, इसके साथ किसी न किसी स्वर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यह एक अ स्वर है, इस अ को जब इस ग के साथ जोड़ते हैं तब अब इसको बोल देंगे ग, ठीक है ना। अगर अ के अलावा भी जो है अगर चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है देखिए कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यह क है, क में जो है अ लगा रहे थे तो यह पूरा क्या बन जा रहा था, क बन जा रहा था। अब इस क में हम अ न लगाकर इसमें एक दूसरा स्वर लगा देते हैं आ, तब यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा का, ठीक है। अगर इसी क में, इसी क व्यंजन में अगर हम आ के जगह पे अगर ई लगा देते हैं तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा कि। अगर इसी क में हम जो है दीर्घ ई को लगा देते हैं, ठीक है, दीर्घ ई को लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा कि, ठीक है। इस तरह से किसी भी स्वर को किसी भी व्यंजन के साथ लगाकर बोला जा सकता है और उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है व्यंजन, व्यंजन के हम प्रकार को देख रहे हैं। यहाँ पे जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को जो है मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। व्यंजन यानी ये मुख्यतः व्यंजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। ये इसके 3 प्रकार हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरे पे आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन और तीसरे पे आ जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है इसको वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को क्या बोल सकते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन का और दूसरे नाम की बात करें तो इसको उदित व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। और वे 25 होते कौन कौन है, तो वो 25 जो है क से लेकर कहाँ तक होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं, ठीक है। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के सभी वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसी में देखिए ये जो वर्गीय व्यंजन की बात की गई है तो हमारे यहाँ जो वर्गीय व्यंजन है उनको 5 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। वर्गीय व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है, 5 प्रकार से बांटा गया है। या ऐसे बोल सकते हैं जो स्पर्श व्यंजन है उनके जो है 5 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन है, इसको वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जाना जानते हैं। जो पहला है उसको क वर्ग बोलते हैं, दूसरे को च वर्ग बोलते हैं, तीसरे को ट वर्ग बोलते हैं, चौथे को त वर्ग बोलते हैं और पांचवें को प वर्ग बोलते हैं, ठीक है।
इस तरह से हमारे स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग हैं? तो कुल जो है 5 वर्ग हैं, ठीक है, 5 वर्ग हैं। पहले वाले वर्ग को क्या बोलते हैं? क वर्ग। दूसरे वाले वर्ग को क्या बोलेंगे? च वर्ग बोलेंगे। तीसरे वाले को बोलेंगे ट वर्ग। चौथे वाले को बोलेंगे त वर्ग। और पांचवें वाले को बोलेंगे प वर्ग, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वे 5 होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक वर्ग में जो ये वर्ग होते हैं, वर्ग, ठीक है। वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में, यहाँ पे जो वर्ग हम देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। कौन कौन होता है? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं क वर्ग, क वर्ग देख रहे हैं, क वर्ग में 5 वर्ण होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। ये जो है 5, एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो एक वर्ण में ये जो है पूरे 5 वर्ण हैं क वर्ग में, ठीक है। क वर्ग के अंतर्गत ये सब आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ, य, ठीक है। इसमें भी 5 वर्ण हो गए। अगला वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग में भी जो है 5 होंगे, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। आगे चलते हैं त वर्ग। तो त वर्ग में भी जो है 5 होते हैं। तो यह हो जाएगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग में भी 5 होते हैं। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है वर्ग कितने हो गए? वर्ग की संख्या कितनी है? 5 है। और एक वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो एक वर्ग में कुल जो है वर्ण जो होते हैं वह जो है 5 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 5 वर्ग और वर्ण एक वर्ग में 5, तो दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 5 इसको कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25 हुए। किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो यह 25 की जगह जो है यह 27 बोल रहता है, ठीक है। किसी किसी किताब में 27 भी लिखा रहता है। तो 27 लिखने का मतलब यह होता है, 27 लिखने का मतलब, देखिए 27 लिखने का मतलब यह होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं ड और ढ, ड और ढ जो देख रहे हैं इसके नीचे बिंदी नहीं है, ठीक है। जब ड और ढ के नीचे बिंदी आपको देखने को मिल जाएगी, ड और ढ के नीचे जब बिंदी लगा दिया जाता है तो ये दो बढ़ जाते हैं और 25 से बढ़कर क्या हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। लेकिन जो है आपके परीक्षा में जो है, परीक्षा की दृष्टि से हमको जो है क्या करना है? केवल 25 ही मानना है, ठीक है। कितने मानने हैं? 25 मानने हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? 25 बताएंगे, ठीक है। ये रजत है ना, काला रंग कर दें क्या? काला रंग। चलिए आगे देखिए। अब प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, जो हम 5वां वर्ण की बात करें, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण देख रहे हैं, यहाँ के क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? अंग है। च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? य है। ट वर्ग का अंतिम वर्ण ड़ है। और त वर्ग का अंतिम वर्ण न है। और प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? म है, ठीक है। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण
प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण को क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी को पंचमाक्षर भी कह सकते हैं या इसी को नासिक वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं, इन पांचों वर्णों को जब हम बोलेंगे बारी बारी से, तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलेगी वह मुख से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी। ठीक है, इसलिए इसको नासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, और ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर है, इसलिए इसका नाम पंचमाक्षर है। अब चलिए आगे देखिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, जो क वर्ग यानी ये पांचों जो वर्ड होते हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो ये आवाज़ जो ध्वनि जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है? वह कंठ से निकलती है। ठीक है, जब च वर्ग को बोला जाता है, च वर्ग के पांचों वर्णों को जब आप बोलेंगे तो यह इसकी आवाज़ जो है कहाँ से निकलेगी? तालु से निकलती है। ठीक है, यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। उसी तरह से ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब क वर्ग के किसी भी वर्ण को जब बोलेंगे तो हमारी मुख से जो ध्वनि निकलेगी वह कंठ से होकर निकलेगी। ठीक है, जब च वर्ग को बोलेंगे तो जो हमारी जीभ होती है, जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, जो हमारी जीभ होती है वह तालु को स्पर्श करती है। और तालु क्या होता है? जो हमारी जीभ होती है। ठीक है, जो हमारी जीभ होती है, जीभ के छत को जो है तालु बोलते हैं। ठीक है, जो जीभ का छत होता है, ठीक है, जीभ के छत को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा दिया है। जब इन सबको ट, ठ, ड, ढ, ड़ को जब बोला जाता है तो वह आवाज़ कहाँ से निकलती है? वह मूर्धा से होकर निकलती है। ठीक है, अब देखिए, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। जब त, थ, द, ध, न बोला जाता है तो जो हमारी जीभ होती है वह दांत को स्पर्श करती है, यानी दांत को छूती है। ठीक है, अब प वर्ग को जब बोलेंगे, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जब इन वर्णों को बोलेंगे, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, इन पांचों वर्णों को जब बोलेंगे तो हमारा जो दोनों ओष्ठ होता है वह आपस में चिपकता है। ठीक है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये कौन कौन होते हैं? तो ये होता है य, र, ल, व। ठीक है ना, ये जो है क्या होते हैं? य, र, ल, व। ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह जो र है, ठीक है, इस र को जो है प्रकंपित या लुंठित वर्ण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? र को। र को जो क्या बोलेंगे? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं र को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं यह जो ल है, ल देख रहे हैं ल। अब इस ल को हम लोग जो है पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन के नाम से किसको जानते हैं? तो ल को जानते हैं। ठीक ना, ल को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब बचा हुआ है आपका, क्या बचा हुआ है? य और व। तो य और व इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, य और व इन दोनों को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। यह आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यह देख लें, देखिए यह कैसे जो है यह अर्ध स्वर है और वह अर्ध स्वर है। ठीक है, तो इसकी पहचान के लिए देखिए, जो यह होता है, यह को हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यह चूंकि अभी यह व्यंजन के रूप में है, अब इस पे जब हम एक स्वर लगा देते हैं ई, ठीक है, तो यह इसको अब हम लोग पढ़ेंगे ई, और ई इसको भी पढ़ेंगे और ई जो है इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, जो हमारी ध्वनि निकल रही है वह दोनों में एक जैसे निकल रही है। इसको भी ई पढ़ेंगे, इसको भी ई पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही निकलता है।
इसलिए यह जो है व्यंजन होते हुए भी जो है आधे स्वर के जो है गुण रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से वह है, अब देखिए वह है, ठीक है। वह में जो है हमें एक व्यंजन को जोड़ दे रहे हैं, वह व्यंजन है आ, ठीक है। इस व्यंजन को जब इसमें मिलाएंगे तो यह होता है वा, ठीक है। अब एक शब्द हम लिख रहे हैं कौवा, ठीक है। कौवा हम एक शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क और वा, इसको कौवा बोलते हैं। अब इसी को हम दूसरे तरीके से अगर लिख दें कौ आ, ठीक है, तो कौ आ ऐसे भी सेंस निकल रहा है और ऐसे भी निकल रहा है, ये दोनों क्या है, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो वह जो है अ का भी रूप ले ले रहा है, इसलिए यह भी अर्ध स्वर है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है तीसरा नंबर पे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षीय व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षीय व्यंजन भी बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, बोलिए। इनकी संख्या हो जाती है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये होते हैं 4, ठीक है। ये कौन कौन होते हैं, तो स ह, ये जो है ये चारों जो हैं ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए यह जो स है इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ठीक है। इस स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, इस स का उच्चारण स्थान दंत्य होता है और इस ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। तो उसके नीचे उसका उच्चारण स्थान भी है। अब देखिए हम लोग जो अपने साधारण बोलचाल की भाषा में इस स को जो है बड़का स बोल देते हैं, ठीक है। इस स को क्या बोलते हैं, बड़का स बोलते हैं। चूंकि यह जो है बड़का स सरासर गलत होता है, ठीक है। यह कैसा सा है, चाहे कौन सा सा है, तो इसको बोलते हैं कि यह तालव्य सा है, ठीक है ना। जिसको हम लोग बड़का सा बोलते हैं वह बड़का सा नहीं होता है, वह क्या होता है, तालव्य स होता है, ठीक है। और इसको जब हम बोलेंगे तो जीभ हमारी जो है तालु को स्पर्श करेगी, ठीक है। अब देखिए इस स को जो है क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। लेकिन यह क्या है, यह मूर्धा स है, ठीक है। इस स को क्या बोलेंगे, यह मूर्धा स है, ठीक है ना। इस स को मूर्धा स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको मझिला स भी बोलते हैं, लेकिन यह गलत है, ठीक है। अब देखिए यह स जो दिख रहा है, इस स को हम लोग जो है छोटा सा बोलते हैं, ठीक है। इस स को छोटा सा बोलते हैं, लेकिन यह छोटा सा नहीं है, यह कौन सा सा है, यह जो है दंत सा है, ठीक है ना। इसको दंत सा बोला जाता है, ठीक है ना। और ह को जो है कंठ। आगे चलते हैं। आगे देखिए उन्हीं व्यंजनों की परिभाषा है। पहला व्यंजन था स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इस स्पर्श व्यंजन कंठ ताल मूर्धा दंत तथा ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, ठीक है। यानी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ से स्पर्श होकर बोले जाते हैं, ठीक है। इस कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योंकि ये अलग अलग उच्चारण स्थानों की एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं, ठीक है ना। इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, 5 वर्ग में बांटा गया था ना। अभी अभी देखा गया था कि स्पर्श व्यंजन को या वर्गीय व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग में जो है 5 वर्णों की संख्या थी, तो पूरे जो है वर्णों की संख्या स्पर्श में कितनी हो गई, 25 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ठीक है। साफ अक्षरों में लिखा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, ठीक है। वो जो 25 होते हैं वो 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग, ठीक है। एक क वर्ग में जो है 5 वर्ण होते हैं,
प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, यह सामने आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसकी परिभाषा देख लीजिए। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के माध्यम से होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के माध्यम से होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, किंतु इनका पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। ठीक है, यह पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं। आगे चलिए। अतः ये चारों यानी य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, अर्ध स्वर की बात की गई थी, तो यही चारों हैं, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ए स्वर यानी ये जो अंतस्थ होते हैं, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये स्वर तथा व्यंजन के बीच के होते हैं। ठीक है, ये कहाँ के होते हैं? तो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को देख लें। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु। उष्ण वायु का मतलब होता है अधिक ऊष्मा से। ठीक है ना, अधिक ऊष्मा निकलती है या अधिक हवा निकलती है। देखिए, ए संख्या में कितने होते हैं? तो ए संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन होता है? स, श, स, ह। ठीक है ना, अभी अभी इसको हम लोग पढ़े ही हैं पीछे। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही। व्यंजन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? तो जो है 3 भागों में बांटा गया था, उसकी चर्चा हुई है। और किस व्यंजन में कौन कौन से वर्ड और कितने वर्ड आते हैं इसको देखा गया। आगे अगले दिन देखते हैं। धन्यवाद।